मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपके साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशंस एंड स्कोप परिभाषाएं और क्षेत्र के विषय में बात करूंगा। पहले के वीडियोस में हमने देखा कि एजुकेशन क्या है, साइकोलॉजी क्या है, और आज हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके सामने हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। पढ़ाना और सीखना। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग दो बातें यहाँ पर आ रही हैं। एक टीचर पूरे क्लास के लिए टीचिंग कर रहा है और इस शिक्षक को बहुत सारी योग्यताएं चाहिए जिससे कि वो अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को कक्षा में सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र कर सके। पूरी क्लास शिक्षक की ओर आशा भरी दृष्टि से देखती है कि जो टीचर है वो हमें संपूर्ण ज्ञान देने में समर्थ हैं, मेरी समस्त शंकाओं का समाधान करने में सक्षम है। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है और शिक्षक की सहायता के द्वारा संपूर्ण कक्षा की सहायता करता है ताकि अधिगम हो सके। पढ़ाना और सीखना, टीचिंग और लर्निंग। तो अगर अच्छी टीचिंग हो रही है और अच्छी लर्निंग हो रही है तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर टीचर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञाता नहीं है तो वो बहुत सारी कुशलताओं से वंचित रह जाएगा और अपनी कक्षा को सक्षम रूप से पढ़ाने में असफल सिद्ध होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ शिक्षकों की कक्षाएं बहुत ही अनुशासित होती हैं, छात्र विषय के प्रति रुचि लेते हैं। वहीं कुछ शिक्षकों की कक्षाओं में अनुशासनहीनता की समस्या बनी रहती है और छात्र उस शिक्षक से दूर भागते हैं क्योंकि वो टीचर, वो शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान को नहीं जानता है। तो संक्षेप रूप में अगर हम कहें कि शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। तो आगे हम जो भी बात करेंगे वो बात पढ़ाने और सीखने से संबंधित होगी। यानी ये दोनों क्षेत्र अगर मजबूत हो गए तो शिक्षा मनोविज्ञान को आपने समझ लिया। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स the learning experiences of an individual from birth through old age। क्रो एंड क्रो का कहना है कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं इंडिविजुअल को फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी अनुभव हो रहे हैं उनको शिक्षा मनोविज्ञान डिस्क्राइब यानी वर्णित करता है और एक्सप्लेन करता है। तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ये क्रो एंड क्रो का कहना है। हियर क्रो एंड क्रो से दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी टेंड्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज और हर एंटायर लाइफ स्पान। जो एंटायर लाइफ स्पान है, संपूर्ण जीवन है, उस संपूर्ण जीवन में व्यक्ति जो भी सीख रहा है उसका वर्णन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। स्किनर के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स इट्स मीनिंग फ्रॉम एजुकेशन अ सोशल प्रोसेस एंड साइकोलॉजी अ बिहेवियरल साइंस। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं। एजुकेशन क्या है? ये सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस का अर्थ क्या हुआ? सामाजिक प्रक्रिया। और साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? ए बिहेवियरल साइंस, एक व्यवहार का विज्ञान। तो अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान को समझना चाहें तो इन दो शब्दों से समझ सकते हैं कि एजुकेशन का अर्थ है ए सोशल प्रोसेस, जो सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। वहीं दूसरी ओर मनोविज्ञान जो कि एक बिहेवियरल साइंस है, व्यवहार का विज्ञान है।
वो व्यक्ति के व्यवहार पर दृष्टि रखता है कि कैसे हम व्यवहार को शेप दें, किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार को इस प्रकार का बनाएं कि वो एक संभ्रांत नागरिक के रूप में देश की सेवा कर सके और देश को अपना योगदान दे सके। तो दोनों ही बातें, एजुकेशन और साइकोलॉजी मिलकर एजुकेशनल साइकोलॉजी का निर्माण करती हैं। दूसरी ओर स्किनर कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर्स द एंटायर रेंजेस ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यानी एंटायर रेंजेस ऑफ बिहेवियर का मतलब है संपूर्ण व्यवहार। व्यवहार जिस जिस दिशा में जा सकता है उस संपूर्ण व्यवहार को एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर करती है। और पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के जितने भी आयाम हैं इनको भी एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यानी कोई भी पहलू अछूता नहीं रहता है। उद्देश्य केवल यही होता है कि जो व्यक्ति एजुकेशनल साइकोलॉजी का अध्ययन करता है वो अपने छात्रों में किस प्रकार उनके संपूर्ण व्यवहार को शेप दे सके और उनकी पर्सनालिटी को शेप दे सके, जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, शैक्षिक परिस्थितियों का संबंध है। और यही शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। आगे स्किनर कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द फाउंडेशन स्टोन इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स। अगर हमें शिक्षकों का निर्माण करना है तो फाउंडेशन स्टोन क्या होगा? फाउंडेशन स्टोन शिक्षा मनोविज्ञान होगा। कोई भी बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो वो बिल्डिंग बिना फाउंडेशन स्टोन के खड़ी नहीं हो सकती। इसका आशय क्या हुआ कि जो फाउंडेशन स्टोन होगा उसी पर पूरी बिल्डिंग निर्भर करेगी, उसकी मजबूती निर्भर करेगी। यहाँ पर अगर हम शिक्षकों को देखते हैं तो शिक्षक की जो मजबूती है, शिक्षक की जो सफलता है, उसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी एक फाउंडेशन स्टोन का काम करती है। यानी शिक्षक अगर मजबूत है तो कहीं ना कहीं उसने एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद ली है, इसीलिए वो मजबूत है, सफल है। अब हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की, कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है और इसमें किस प्रकार से हम सहायता ले सकते हैं। तो वर्तमान शताब्दी के पूर्वार्ध में जन्म लेने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान अपनी शैशव अवस्था में है। यही कारण है कि उसके क्षेत्र की सीमाएं अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम पुस्तकें लें, उनकी सामग्री लें, तो उसमें एकरूपता के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो आर्चर महोदय का कथन है कि ये बात उल्लेखनीय है कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की नवीन पाठ्यपुस्तक खोलते हैं तब हम ये नहीं जानते हैं कि उसकी विषय सामग्री संभवतः क्या होगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री को इस अनिश्चित परिस्थिति से निश्चित परिस्थिति में लाने का अनेक विद्वानों द्वारा उद्योग किया गया है। तो कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द कंडीशंस दैट अफेक्ट लर्निंग। जो लर्निंग होनी है छात्रों की तरफ से, उस लर्निंग को समृद्ध कैसे बनाया जाए। यानी अगर हम इस क्षेत्र पर विचार करें तो यहाँ पर दो दृष्टिकोण आपके सामने आ रहे हैं कि छात्रों के जीवन को समृद्ध कैसे किया जाए और विकसित कैसे किया जाए। अर्थात कक्षा में जो वो सीखें तो उनके सीखने का जो स्तर है वो इस लेवल का होना चाहिए जिससे कि भविष्य में, जीवन में उन्हें उसका फ़ायदा, उसका लाभ मिल सके। दूसरी ओर शिक्षकों को अपने शिक्षण में गुणात्मक उन्नति करने में सहायता प्रदान करने के लिए ज्ञान प्रदान करना, कि शिक्षक जो शिक्षण कर रहा है क्या उसमें गुणात्मक उन्नति हो रही है।
क्या क्वालिटेटिव डेवलपमेंट हो रहा है? ऐसा तो नहीं है एक शिक्षक केवल एक सामग्री देने वाला व्यक्ति बन गया है और उस सामग्री को देते समय वो इस बात का ध्यान नहीं रखता है कि अधिगम कितना हो रहा है। तो निम्नलिखित क्षेत्र हेनरी क्ले लिंडग्रेन के अनुसार हैं, 1972 में इन्होंने दिए। सबसे पहला है अधिगमकर्ता अर्थात लर्नर, जो हमारी कक्षा में सीखने वाला बच्चा बैठा हुआ है, उसकी बुद्धि कैसी है, अर्थात उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसकी वैयक्तिक भिन्नता, यानी एक क्लास में अगर 50 छात्र हैं तो व्यक्तिगत रूप से भिन्न होंगे, तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है, क्योंकि छात्र 5 स्तरों पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर हम वैयक्तिक भिन्नता की बात करें, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक और आध्यात्मिक, ये 5 जो तल हैं, इस पर वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। तो जब हम अधिगमकर्ता की बात करेंगे क्षेत्र में, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि देखेंगे कि उसकी बुद्धि का प्रकार क्या है, क्योंकि बुद्धि में भी मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। तो वो किस बुद्धि का बालक है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, उसका व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व की बात मैंने व्यक्तित्व विकास के वीडियोज़ में की है आपसे, तो व्यक्तित्व में बहुत सारे आयाम मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो छात्र का व्यक्तित्व कैसा है, उसके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जानी चाहिए। और विकास की अवस्थाएं, विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जिन अवस्थाओं को ध्यान में रखा जाए ताकि छात्र सही रूप में विकसित हो सकें, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस क्षेत्र में। इसके बाद बात आती है अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस का नेचर क्या है, किस प्रकार से लर्निंग की जा रही है। तो इसमें अधिगम के मनोविज्ञान को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो छात्र सीख रहा है उसका मनोविज्ञान क्या है, उसकी चिंतन शैली कैसी है, हाउ ही थिंक्स, उसका प्रत्यक्षीकरण कैसा है, हाउ ही परसीव्स, क्योंकि चीज़ों को देखने का नज़रिया हमारा अलग अलग होता है, जिसको हम परसेप्शन बोलते हैं। तो प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि एक ही स्थिति को, एक ही व्यक्ति को, एक ही परिस्थिति को अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से देखते हैं, तो ये उनके प्रत्यक्षीकरण की क्षमता होती है। सीखते समय इन बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, स्मृति, विस्मृति, ये बालक में किस प्रकार की हैं। कुछ छात्रों की स्मृति या मेमोरी बहुत ही तीव्र होती है, बहुत तेज़ी से वो चीज़ों को याद कर लेते हैं। विस्मृति में कुछ बच्चे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मनोविज्ञान क्या करता है कि छात्र जो बहुत अच्छी स्मृति वाले हैं और वो छात्र जो बहुत जल्दी विस्मरण कर जाते हैं, उनके बीच का जो अंतर है, उस अंतर को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दें, क्योंकि अधिगम तभी तीव्र होगा जब हम इन बातों पर गौर करेंगे। विस्मरण भी जरूरी है, यह आवश्यक नहीं कि सब कुछ स्मरण करें, विस्मरण भी जरूरी है। इसका आशय क्या हुआ, जो नेगेटिव बातें हैं या ऐसी बातें जो आपके उत्साह को कम करती हैं, कुछ ऐसी यादें जो आपकी तरक्की में बाधक हैं, उनका विस्मरण ही आवश्यक होता है। इसीलिए मस्तिष्क में स्मृति और विस्मृति दोनों मौजूद हैं, लेकिन सही मायनों में इनका प्रयोग करना एक मनोवैज्ञानिक जानता है, और वो मनोवैज्ञानिक शिक्षक है। शिक्षक उसको जानकर उसकी स्मृति को, उसकी विस्मृति को, उसके प्रत्यक्षीकरण को, उसके चिंतन को ध्यान में रखकर अपना शिक्षण कार्य करता है। अभिप्रेरणा की बात हम करें कि मोटिवेशन, बिना मोटिवेशन के, बिना अभिप्रेरणा के सफलता नहीं मिलती। तो अभिप्रेरणा भी किस प्रकार दी जाए छात्र को, कब उसे मोटिवेशन की आवश्यकता है,
आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती हैं। तो बालक को कब बाह्य अभिप्रेरणा की आवश्यकता है और कब उसके भीतर आंतरिक अभिप्रेरणा को जन्म देना है, ये सारी बातें शिक्षक को जानना है। और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये आता है। अधिगम का स्थानांतरण, अधिगम प्रक्रिया को अगर हम ध्यान दें तो अधिगम का स्थानांतरण जितना अच्छा होगा, अधिगम उतना ही अधिक होगा। कई बार आपने देखा कि कुछ शिक्षक बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, लेकिन उनकी कक्षा में जो अधिगम का स्थानांतरण है उसका परसेंटेज बहुत ही कम होता है। तो उस कम परसेंटेज में शिक्षक के ज्ञान का छात्रों को फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिगम का स्थानांतरण से क्या आशय है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कितना परसेंट लर्निंग छात्रों को हो रही है, जितना परसेंट ज़्यादा होगा छात्रों का अधिगम उतना ही उपयुक्त होगा। और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कई बार ऐसा होता है कि छात्र बहुत अच्छा है लेकिन वो अधिगम नहीं कर पा रहा है, उसका लर्निंग रेट स्लो है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी लर्निंग को डाउन कर रहे हैं, उन फैक्टर्स का ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कक्षा में जब हम जाते हैं तो कक्षा में जो फर्नीचर है उसकी डिज़ाइन क्या है, प्रकाश व्यवस्था कैसी है, हवा का आना जाना कैसा है। अगर एक अंधेरे कमरे में, कम प्रकाश वाले कमरे में, बंद कमरे में जिसमें हवा नहीं आ रही है, वहाँ पर अधिगम किया जाए तो अधिगम प्रभावित होगा। शिक्षक का व्यवहार छात्र के प्रति कैसा है, अगर शिक्षक छात्र को बात बात पे डांटता है, उसकी बात नहीं सुनता है, तो उसका अधिगम प्रभावित होगा। वो अपनी बात को कहने में संकोच करेगा, अपनी शंका का समाधान करने में संकोच करेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि अधिगम को प्रभावित कौन कर रहा है। उन कारकों को ध्यान में रख के अधिगम को तीव्र किया जा सकता है। अधिगम की स्थिति में जो मैंने आपसे बात की कि कक्षा किस प्रकार की है, शिक्षक का व्यवहार कैसा है और विद्यालय का सांवेगिक वातावरण कैसा है। विद्यालय के सांवेगिक वातावरण से आशय है कि इमोशनली जो हमारे छात्र हैं वो आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, जो हमारा स्टाफ है, स्टाफ में टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों आ जाते हैं। तो अगर बात बात पर बच्चे की डांट पड़ रही है, उसकी बात को नहीं सुना जा रहा है, तो इमोशनली बच्चा इम्बैलेंस हो जाएगा, छात्र के भीतर इमोशनल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। सांवेगिक वातावरण अच्छा होने का आशय यह हुआ कि जब छात्र को अपनी बात कहने का अधिकार मिलता है, उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुना जाता है और उसकी शंका का समाधान किया जाता है, तो सांवेगिक वातावरण अच्छा माना जाएगा। छात्र निसंकोच अपनी बात अपने अधिकारियों से, जो भी स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उससे अपनी बात कर सकता है। इससे उसे अधिगम करने में सुगमता होती है। इसके बाद मापन एवं मूल्यांकन। जब छात्र पढ़ाई कर लेता है तो पढ़ाई उसने कितनी की, उसने कितना अधिगम किया, उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी रुचि किस तरफ है, उसकी अभिवृत्ति किधर है अर्थात एटीट्यूड उसका कैसा है, उसकी अभिक्षमता अर्थात एप्टीट्यूड कैसा है, और उसका अचीवमेंट अर्थात उसकी उपलब्धि कैसी है। इन सभी बातों पर मापन और मूल्यांकन किया जाता है। इसमें बहुत सारे परीक्षण बनाए गए हैं। उन परीक्षणों के द्वारा छात्र का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, रुचि परीक्षण है कि किस क्षेत्र में उसकी रुचि है, जिसके आधार पर उसको दिशा दी जा सकती है। उसका अभिवृत्ति परीक्षण किया जाता है, एटीट्यूड उसका कैसा है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। अभिक्षमता, उसका एप्टीट्यूड कैसा है अर्थात उसमें कौन सा कौशल है, किस क्षेत्र में वो सफल हो सकता है, इसका भी टेस्ट किया जाता है। और टेस्ट करने के पश्चात उसको दिशा दी जाती है। उसका उपलब्धि परीक्षण कैसा है अर्थात उसका अचीवमेंट रेट क्या है, जिस चीज़ को वो सीखता है, जिसको अचीव करता है, उसका स्तर क्या है। इन सब के टेस्ट उपलब्ध हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज़ में
मैंने इसकी विस्तृत चर्चा की है। छात्र उस सीरीज़ को देख सकते हैं जिसमें पर्सनालिटी टेस्टिंग की मैंने बात की है और किस प्रकार से पर्सनालिटी टेस्ट छात्र के लिए आवश्यक होता है और कौन कौन से टूल उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सारी बातें इसके क्षेत्र में आती हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। तो पूरा शिक्षा मनोविज्ञान जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके क्षेत्र में इतनी सारी बातें उपलब्ध होती हैं और इन्हीं बातों का प्रयोग करके, इन्हीं को सीख कर शिक्षक एक सफल शिक्षक बनता है, छात्र एक सफल छात्र बनता है। और इस प्रकार से जो शिक्षा के उद्देश्य हैं कि छात्र का सर्वांगीण विकास करना, उसका सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। इसीलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान को प्रत्येक शिक्षक बहुत ध्यानपूर्वक समझे और इसके क्षेत्र में तभी अधिकार वो प्राप्त कर सकता है जब शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत को भली प्रकार समझ पाएगा। तो मुझे लगता है कि छात्र इस बात को भली प्रकार समझ गए होंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और किन किन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ये सारे प्रयोग जब शिक्षक करेगा, छात्र अच्छा सीखेगा तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी। और इसी में एक बात आती है निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य। निर्देशन छात्र को वैयक्तिक, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। 3 प्रकार के निर्देशन की बात की गई है जिसको शिक्षा मनोविज्ञान कवर करता है। कि छात्र के सामने कोई समस्या है वैयक्तिक रूप से, उसका समाधान। शैक्षिक, शिक्षा के क्षेत्र में छात्र के पास बहुत सारी शंकाएं होती हैं, उन शंकाओं का निदान और किस व्यवसाय में वो जाए इसके लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। शिक्षा मनोविज्ञान इस क्षेत्र में उसकी मदद करता है। इसी के साथ छात्र का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसी है। मेंटल हेल्थ को सही रखना शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। जब छात्र का मानसिक स्वास्थ्य सही होगा, जब उसे सही प्रकार का निर्देशन प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से वो जीवन में सफल होगा। तो ये क्षेत्र भी निर्देशन और मानसिक स्वास्थ्य का शिक्षा मनोविज्ञान के भीतर आता है। और अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन, जो भी अधिगम किया गया, जो भी लर्निंग की गई उसको इवेल्युएट करना, लर्निंग प्रोसेस को इवेल्युएट करना। इवेल्युएशन के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनका प्रयोग करके समस्या का निदान किया जाता है। जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उन फाइंडिंग्स को रोज शैक्षिक क्षेत्र में अप्लाई किया जाता है और उनका लाभ उठाया जाता है। इसी प्रकार से शैक्षिक समस्याएं बहुत सारी आती हैं, उन समस्याओं पर शोध करना अर्थात रिसर्च करना। जो भी शैक्षिक समस्या आ रही है, जैसे बालक अधिगम में पिछड़ा हुआ है, धीमी गति से सीख रहा है तो ये एक समस्या है। बच्चा देर से आता है, एब्सेंट रहता है, शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य को नहीं कर पाता है। ये बहुत सारी शैक्षिक समस्याएं हैं जिन पर शोध होता रहता है और उस शोध के पश्चात जो फाइंडिंग्स या निष्कर्ष निकल कर आते हैं उनको पुनः उस शैक्षिक क्षेत्र में लागू किया जाता है। लागू करके देखा जाता है कि ये जो फाइंडिंग्स आई हैं क्या इसका कोई लाभ शिक्षा जगत में मिल रहा है। उसके बाद फिर कुछ और समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं पर पुनः शोध होता है और इस प्रकार से शिक्षा जगत निरंतर उपलब्धि को प्राप्त होता रहता है। तो ये सारा श्रेय शिक्षा मनोविज्ञान को जाता है। उसने इतनी बातों को अपने क्षेत्र में शामिल किया हुआ है कि शिक्षा की प्रक्रिया बाधित न हो, अच्छे शिक्षक हमें प्राप्त हों, अच्छे छात्र हमें प्राप्त हों, अच्छे नागरिक हमें प्राप्त हों। ये समस्त कार्य शिक्षा मनोविज्ञान का है। तो इन क्षेत्रों पर बात करने के पश्चात अगले वीडियो में मैं आपसे इसके आगे की बात करूंगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, सफल हों।